देख झूठ बोल रही, मैंने इसे 10 बजे जिम आने से पहले फोन किया, कहती मम्मा हॉस्पिटल गई हैं तो वो 12 बजे तक आपके घर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने? जी मैम। हाँ जी, कोई मसला था उसमें? मैम वो स्लाइड नंबर 31 थी, इसमें ना पिक्चर थी ना ज़रा, जिसमें था वो एग्लूटिनेशन वगैरह था, ऑप्सोनाइजेशन वगैरह था। मैम हम्म। उसको बस वैसे ही पढ़ना था एक बार, उसको में इतना समझने की ज़रूरत नहीं थी ना, मैं किस किस डायरेक्शन में मतलब वो काम बेसिकली लेते वो थे। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है जी कि जी। इस तरह के जी होते मैम। हैं, ठीक है। उसमें समझने वाली बात क्या थी कि मतलब है क्या चीजें, मतलब ग्लूटिनेशन क्या है, वो वही चीजें बस लिखी हुई थी, ठीक है। अदरवाइज वो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रूल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस का, तो उसमें आप बता सकते हो कि वो ग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए हम उसको यूज करते हैं, ये है करते हैं ऑप्सोनाइजेशन में, मतलब वो जितने भी फंक्शंस है वो सारे आप जो है बता सकते हैं। ठीक है मैम। या अगर कोई पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है, तो उसमें भी यही आएगा कि मतलब ये ग्लूटिनेशन रिएक्शंस के लिए हम यूज करते हैं ये टेक्निक। इसको हम ये ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती है, ये जो है कंप्लीमेंट फिक्सेशन में यूज होती है, मतलब ये सारी चीजें जो है इसकी बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडीज की इम्पोर्टेंस पे। इसके अलावा कोई मसला था और किसी को? बाकी सब ने पढ़ा है? हाँ जी मौज अली, लेक्चर पढ़ा था लास्ट वाला? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने पूछा कि लास्ट लेक्चर पढ़ा था आपने? जी मैम। क्या था लेक्चर में? मैम एंटीजन और एंटीबॉडी। क्या एंटीजन्स और एंटीबॉडीज? मैम और क्या? यानी जैसे ये होता ना, बॉडी में किसी चीज़ को प्रोडक्शन के लिए, किसी चीज़ की हिफाजत के लिए ये हम करते हैं, मतलब एंटीजन या एंटीबॉडीज हमारी हिफाजत करते हैं, जैसे मतलब वाइट ब्लड सेल्स होगा इस तरह के ये। पढ़ा था आपने लेक्चर? जी मैम पढ़ा है आज। कितना सारा? पढ़ा सारा है। अच्छा, सही से पढ़ा करो मौजूदी। जी मैम। हाँ जी, बाकी सब ने भी पढ़ा हुआ है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से, तो आप सब लोग पूछ लो, जिसको भी है कोई क्वेश्चन, अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल था। मैम उसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा वो आपसे पूछ लिया, बस वही था थोड़ा सा ऐसा। जुबैर के अलावा किसी को कोई मसला है? हाँ जी रामीन, लास्ट लेक्चर पढ़ा था? यस मैम पढ़ा था। उसमें कोई इशू था? नहीं मैम कोई इशू नहीं था, वो हम ना पहले भी पढ़ चुके हैं, पैथोलॉजी में भी और वायरोलॉजी में भी वही लेक्चर पढ़ा था, आईजीजी और आईजीए, ये सारी जो क्लासिफिकेशन है एंटीबॉडीज की। ठीक है, काफी दफा पढ़ चुके हैं ऑप्सोनाइजेशन वगैरह। ठीक है। अरशद अली, पढ़ा था लेक्चर आपने? जी मैम। लेक्चर पढ़ा था आपने लास्ट वाला? लास्ट टाइम मैम हाँ जी, लेक्चर मैंने क्या मैम सुना नहीं एक्सक्यूज था, था? लेट पहुंचा था। आपको एक रिकॉर्डिंग नाम की चीज भेजी थी मैंने।
मैम समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से नहीं पढ़ सका। अच्छा देखिए आपका हर एक में यही एक्सक्यूज होता है, कभी आपको पास टाइम नहीं था, अब आपको समझ नहीं क्योंकि आप लेट थे, और रिकॉर्डिंग अच्छी आपको समझ नहीं, और रिकॉर्डिंग में ना समझ आने वाली क्या बात थी? मैम ये हमारे यहाँ काफी इनका नेट का इशू रहता है, रिकॉर्डिंग शहर में मैंने जाना आपको होता है सेंड की नेट। थी बेटा, रिकॉर्डिंग सेंड की थी, रिकॉर्डिंग सुनी थी आपने? नो मैम, लेक्चर खोल के देखा था? नो मैम। नो मैम। हाँ जी, तो फिर कैसे समझ आना था? लास्ट टाइम सुना था बस वही जो मैं पढ़ाया अभी था की अपने बात कर मंडल। रही हूँ, लास्ट लेक्चर की बेटा। तो रिकॉर्डिंग्स इसीलिए सेंड की जाती हैं कि अगर आपका कोई नेटवर्क का इशू हो या कुछ भी हो तो आप लोग बाद में इजीली जो है वो अपना लेक्चर सुन लो और फिर पढ़ लो, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब खोले बगैर, रिकॉर्डिंग सुने बगैर कोई चीज समझ आएगी तो ये फिर आप लोगों को ही पता होगा कि किस तरह से समझ आएगी वो। अर्शद अली, आज आपकी एब्सेंट मार्क हो रही है, मैं भी इसको मार्क कर रही हूँ। क्यों मैम? मैंने ये वार्निंग दी हुई थी सबको। हम लास्ट टाइम भी मैं अब आपको प्रेजेंट याद था, रहेगा आपने कि एब्सेंट आप लगा लोग, दिए, अब भी मैं प्रेजेंट हुआ एब्सेंट लगा रही हैं। क्योंकि रीजन है उसकी, लास्ट टाइम भी रीजन थी, लास्ट टाइम की रीजन सब की जो 6 लोग थे उन्हीं की प्रेजेंट लगी हुई है, बाकी सबकी एब्सेंट। चलो मैम अब इस तरह कह दें, नेक्स्ट टाइम ये मैं तो पीछे वाले मैंने लेक्चर लास्ट सुन टाइम लूंगी, कहा, तो फिर आप ना याद है तो आप। हाँ जी इसरा, लेक्चर पढ़ा था आपने? समय को मैम जी मैम पढ़ा था। चीजें समझ आ रही थी या नहीं? यस मैम आई थी। एंटीजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बस नेम बताओ। जी मैम, मैम इम्यूनोजेनिसिटी और यही एपिटोप और पैराटोप्स वगैरह। इसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? मैम क्या मतलब? इम्यूनोजेनिसिटी के फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या कौन सी चीजें ज्यादा इम्यूनोजेनिक है, कौन सी नहीं, कौन से फैक्टर्स हैं जो ये हमें बताते हैं? मैम टी सेल डिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट। गलत असेस कर दिया आप मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, कोई और कहेगा इस पे कुछ जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है? हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन एक पूछा तो है। कंप्लीट एंटीजन होती हैं, एक पार्शियल एंटीजन होती हैं। जो कंप्लीट एंटीजन होती हैं वो इंड्यूस करवाती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। और इसके अलावा और कौन जो से फैक्टर्स, बेसिकली कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं कि ये ज्यादा एंटीजेनिक होगी या नहीं होगी? हम उसका साइज, केमिकल नेचर बेसिकली वगैरह, मैं ये पूछ रही हूँ, यस मैम, साइज, केमिकल नेचर केमिकल और नेचर, फॉरेनर और और क्या है? फॉरेनर मैम, अमाइनो फॉरेनर। एसिड्स। हाँ जी, वो केमिकल नेचर में आ जाएगा ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था बेसिकली अब हम ब्लड बैंकिंग वाले पार्ट में हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज एंटीजेंस, व्हाट इज एंटीबॉडीज एंड व्हाट टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, अब हम किस साइड पे आ रहे हैं? अब हम ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो हैं डिफरेंट, जैसे ABO है, इसके अलावा RH सिस्टम है, इसके अलावा बहुत सारे जो हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुके हुए हैं। और ये सारे ब्लड ग्रुप्स जो हो रहे हैं डिस्कवर, ये किस बेस पे हुए? ये रेड सेल के ऊपर एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। ठीक है, या फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन की वजह से हम उनको डिफरेंट एक सिस्टम में वो आइडेंटिफाई होता है और क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली जो है एक जनरल पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं और किस तरह से ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सो रेड सेल एंटीजेंस ये हमने लास्ट टाइम उसमें हिस्ट्री में पढ़ा था कि रेड सेल एंटीजेंस के बारे में जो सबसे पहले डिस्कवरी थी लैंड स्टीनर ने की थी, और इस पे जो है इसको प्राइज मिला था कि मतलब जो नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इससे पहले रेड सेल के ऊपर एंटीजेंस हैं या नहीं है ये नहीं पता था। ठीक है, तो लैंड स्टेनर ने 1901 में फर्स्ट टाइम जो है इस पे कहा था कि रेड सेल के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजेंस होती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट हो सकती हैं या कुछ में वो सेम होती हैं और कुछ में डिफरेंट होती हैं। लाइक बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप B है, बहुत सारे का AB है, ठीक है, बहुत का O है। इसी तरह से RH किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। तो ये सारी एंटीजेंस रेड सेल के ऊपर होती हैं। टिल नाउ 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो हैं वो आ चुके हैं। फ्रॉम 2005 तक जो है देयर आर डिफरेंट 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ठीक है, हमें सिर्फ पता है कि एक हमारा ब्लड ग्रुप GA है या B है, और जी या वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ 2 ब्लड ग्रुप्स। लेकिन जो है इसके अलावा बहुत सारे 29 ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, और ये कुछ जगहों पे जो है कुछ एरियाज में जो है वो ज्यादा होते हैं और कुछ एरियाज में इनकी जो है वो कम होती है। लाइक एशियन कंट्रीज में जो है मोस्टली हमारे ये दो सिस्टम जो है मोस्ट प्रेवलेंट है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। These 29 blood group system basically mostly detected by the antibodies stimulated by transfusion या फिर pregnancy। ठीक है, मतलब उन किसी का ब्लड ग्रुप डोनर का जो है रेसिपिएंट को ब्लड ग्रुप दिया गया, ब्लड दिया गया बाय चेकिंग ABO और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन उसके बाद भी उसमें एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो गए। ठीक है, तो उससे पता चला कि मतलब ABO और RH सिस्टम के अलावा भी कुछ एंटीजेंस ऐसी हैं जो कि ये रिएक्शंस करवा रही हैं और इसकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं। इस तरह से मतलब टाइम टू टाइम वो सेपरेट जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिस्कवर होते गए। Red cell antigens are determined by carbohydrate or proteins on blood group red cells। ठीक है, मतलब रेड सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स होते हैं जो ऐसे एंटीजन एक्ट करते हैं। अब इनमें से बेसिकली रेड सेल एंटीजेंस दो तरह की हैं, कार्बोहाइड्रेट नेचर और प्रोटीन इन नेचर। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर एंटीजेंस हैं, ये आगे इनको हम इनडायरेक्ट जीन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन एंटीजेंस है इनको डायरेक्ट जीन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। अब ये इनडायरेक्ट जीन प्रोडक्ट का क्या मतलब है और इसकी एग्जांपल क्या है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, लिवाइस एंड B ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है उनके एंटीजेंस। अब ये इनडायरेक्ट हम इसको क्यों कहते हैं? बेसिकली द जीन कोड फॉर इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब जो इनके लिए जीन वो डिफरेंट जीन से जो है वो आप लोगों को पता होगा कि ये डिफरेंट जीन से रेगुलेटेड होते हैं। तो इनकी जो फर्स्ट जीन होती है, कोड होती है, वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, सेंटर वाला कोई प्रोडक्ट। फिर वो प्रोडक्ट क्या होता है? मोस्टली इंजाइम होता है। फिर वो इंजाइम
रेड सेल के ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट्स उन पे एक्ट करते हैं और फिर उनको जो है एंटीजन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस हुआ, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हुआ। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड एंटीजेंस जो हैं उनको इनडायरेक्ट जीन प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। The genes code for an intermediate product, mostly an enzyme, that create the antigenic specificity by transferring sugar molecules into the protein or lipids. Now protein in nature जो है protein defined antigens are direct gene products। ठीक है, मतलब उनकी जो जीन कोड होती है, उनकी जो जेनेटिक कोड होता है वो ही डायरेक्टली जीन्स जो हैं वो रेड सेल मेम्ब्रेन में इम्पार्ट कर देते हैं। Defined antigens are direct gene products. Proteins carrying red cell antigens are inserted into the membrane। ठीक है, मतलब जो प्रोटीन्स उस जीन के जो प्रोडक्ट होता है प्रोटीन्स वो रेड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इनकोड हो जाता है या उसके अंदर कैरी कर लेती है मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटीन्स हैं रेड सेल के जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स ऐड कैसे होंगे ये भी आगे डिफरेंट इनका जो है वो इंसर्शन का डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है। या तो उनका सिंगल पास होता है, मतलब सिंगल प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन में इंसर्ट हुई है, या फिर मल्टी पास हो सकते हैं। मल्टी पास मतलब डिफरेंट फाइबर्स जो हैं उसकी मेम्ब्रेन में ऐड हुए हैं। यहाँ पे लिंक टू फॉस्फोटाइडल इनोसाइटोल जीपीआई लिंक। ठीक है, मतलब जीपीआई उसकी मेम्ब्रेन में प्रोडक्ट होता है, उसके साथ वो लिंक हो जाते हैं। इस तरह प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट तरह से इंसर्ट हो सकते हैं रेड सेल की मेम्ब्रेन में। Only a few red cell antigens are erythroid specific, like Rh, LW, Kel, and MNS. The remainder being expressed in many other tissues. ठीक है, मतलब सिर्फ ये जो 4 हैं ये ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज के ऊपर है। बाकी जितने भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो आरबीसीज के अलावा भी डिफरेंट हमारे सेल्स के ऊपर उनकी एंटीजेंस पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो आप लोग, या समझ आ गया what I want to वैसे हो tell गया, you? जी, आगे समझ में। okay. Now these are the different terminologies जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, obviously पढ़ी हुई। एलील्स, एलील्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ जीन्स। जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स होती हैं उनका हम एलील्स कहते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी जिस तरह की शो हो रही है, हमारी बॉडी में जो भी फिनोटाइपिक हमारी अपीयरेंस है ये सारी की सारी जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं वो भी जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, उनके लिए भी जीन जो है इनहेरिटेंस में आती है। ठीक है, तो एलील्स बेसिकली आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है, एक जीन की 2 फॉर्म्स होती है ना। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जीन की इनको एलील्स कहा जाता है। कोडिंग फॉर रेड सेल एंटीजेंस एट ए पर्टिकुलर लोकस, इंडिविजुअल्स में इनहेरिट आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल एलील्स। ठीक है, या तो वो सेम हो सकती हैं या फिर वो डिफरेंट हो सकती हैं। लाइक एक डोमिनेंट हो जाती है, एक रिसेसिव हो जाती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ तो वो आइडेंटिकल होती हैं, उनकी दोनों जीन्स जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट होती हैं। लाइक उनकी जीनोटाइप में ए ही आएगा, दोनों पेरेंट्स से ए जो एलील है वो ट्रांसफर हुई है। या फिर उसका नॉन आइडेंटिकल एलील्स भी हो सकती हैं। वो किस तरह से, अब पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसके जो जीनोटाइप है उसमें जो जीन्स इनकोड होंगे हैं वो ए ओ है। ठीक है, मतलब ए जो थी वो डोमिनेंट थी, ओ जो थी वो रिसेसिव थी, इसलिए ए डोमिनेंस आई और ए ब्लड ग्रुप हुआ। डोमिनेंस और रिसेसिव जीन्स का आइडिया है आप लोगों को? यस मैम, जो अपनी ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक शो करे। हाँ जी, बिल्कुल। जो हमारी जीन्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें वो डोमिनेंट होती हैं, जो डोमिनेंट फॉर्म में हो वो ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, और कुछ एलील्स वो रिसेसिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को शो नहीं कर पाते, तो जो डोमिनेंट होती है वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपीयर होती हैं। तो ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं ब्लड ग्रुप जीन्स जो है, नॉन आइडेंटिकल एलील्स भी हो सकते हैं। Blood group genes have been assigned to specific chromosomes, like ABO system on chromosome 9 and RH system on chromosome 1. Now, what is genotype? हाँ जी, जीनोटाइप क्या होती है?
What is the difference between genotype and phenotype? किसी को आइडिया है? मैम जो फिनोटाइप है वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है और जो जीनोटाइप है वो उसकी जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है उसके बारे में बताती है। हाँ जी, बेसिकली जीनोटाइप जो जीन फॉर्म हमारे में इनहेरिटेंस में आ रही है। अब वो जीन एक हमारी इनहेरिटेंस में है, अब उसका जो प्रोडक्ट होगा, जैसे हमारी आई कलर की एक जीन होगी। अब आई कलर क्या है? जो हमें दिख रहा है, नजर आ रहा है, वो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो फिनोटाइप है, लेकिन जो उसकी जीन इनकोड हुई है वो उसकी जीनोटाइप है। मैम जीनोटाइप जी ये फिनोटाइप मतलब फिजिकल तौर पे ज़ाहिर होता है? हाँ जी, फिजिकल अपीयरेंस जैसी शो होती है। ठीक है। Genotype is the sum of inherited alleles of a particular gene. लाइक वही ए ग्रुप ब्लड ग्रुप की मतलब दो तरह से हो सकती है, या तो वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, दोनों एलील सेम हो ए, या फिर नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं, ए ओ फॉर्म में भी हो सकती है उसकी जीनोटाइप. Most red cell genes are expressed as a codominant antigens. Both genes are expressed in the heterozygotes. फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप रेफर्स टू रिकग्नाइजेबल प्रोडक्ट ऑफ द एलील्स, ठीक है, मतलब वो जो एलील्स इनहेरिटेंस में आई है उसका जो प्रोडक्ट रिकग्नाइजेबल होगा उसको फिनोटाइप कहते हैं. एंड देयर आर मेनी रेशियल डिफरेंसेस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेड सेल फिनोटाइप्स. ये बेसिकली जो टेबल है ये आपको बताएगा कि मतलब डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स जो हैं उनकी एंटीजेंस आरबीसी के अलावा भी बहुत सारे हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर है. मैं कुछ को देख रही हूँ, बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना. मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, एबीओ सिस्टम जो है, इसका सिंबल एबीओ ही हम इसको लिखते हैं. ये ब्लड सेल्स अदर देन आरबीसीज जो है उनमें किस में पाया जाता है? आरबीसीज के अलावा डब्ल्यूबीसीज पे, टी सेल्स पे, और मेनी प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड इन सॉल्युबल फॉर्म्स. और जो सॉलिड टिश्यूज हैं, हिस्टोलॉजिकल लोकलाइजेशन उनमें क्या है? यूनिवर्सली एक्सप्रेस्ड ऑन मोस्ट एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स, अपेयरिंग एक्सप्रेशन ऑफन ऑब्जर्व्ड इन मैलिग्नेंट सेल्स. ठीक है. अब नेक्स्ट जो एमएनएस है, एमएनएस P1 इसको कहा, एमएनएस ही इसको शो किया जाता है. ये आरबीसीज पे, इसके अलावा बाकी सेल्स पे नहीं है. पी ब्लड ग्रुप जो है इसको P1 इसका सिंबल है, और ये डिफरेंट सेल्स जो है वो उस पे सेल्स किसी पे नहीं होती, लेकिन सॉलिड टिश्यूज में बहुत सारे टिश्यूज के ऊपर होती है. ठीक है, इसी तरह से ये बाकी सारे हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा. अब ये RH रेसिस जो है, RH जिसको ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है, ये आरबीसीज के अलावा किसी सेल पे नहीं है, और ना ही ये किसी हिस्टोलॉजिकल टिश्यू के ऊपर है. ठीक है, लेकिन बाकी सारे आप देख लो तो उसमें वो आरबीसीज के अलावा बाकी सेल्स पे भी हैं और बाकी सॉलिड टिश्यूज पे भी हैं हमारी बॉडी में. आपने कभी वो देखे ऑर्गन रिजेक्शन यस मैम. पढ़े? ऑर्गन ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है, वो बेसिकली यही चीजें होती हैं. क्यों? क्योंकि हमारे सॉलिड टिश्यूज के ऊपर भी स्पेसिफिक एंटीजेंस होती हैं. अब अगर हमारा ब्लड ग्रुप सेम है लेकिन वो टिश्यूज के ऊपर एंटीजेंस जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है, इसलिए जो है अगर वो डिफरेंट एंटीजेंस के टिश्यू को इनग्राफ्ट कर दिया जाए रेसिपिएंट में, तो वो फिर डोनर वो रिजेक्शन हो जाती है ऑर्गन की. तो बेसिकली वो एंटीजेनिक डिफरेंसेस की वजह से है. ये जो है आप लोग देख लीजिएगा एक दफा सारा जो है. Now we move towards ABO system. The ABO antigens most important in relation to transfusion, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो हैं और सीवियर रिएक्शंस जो है वो एबीओ सिस्टम की वजह से होते हैं. Antigens are expressed on most endothelial and epithelial membranes. These are important histocompatibility antigens. हिस्टोकम्पैटिबिलिटी में वही चीजें हैं, मतलब आप जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या ऑर्गन ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें भी जो है बहुत ज्यादा रोल वो एबीओ कंपैटिबिलिटी करती है. Transplantations of ABO incompatible solid organs increase the potential for hyperacute graft rejections. Major ABO incompatible stem cell transplant, for example, group A stem cell into group O recipient will provoke hemolysis. ठीक है, मतलब ये एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एबीओ सिस्टम, और इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम कंपैटिबल जो है वो उसको ना ट्रांसफर करें तो.
दिस पिक्चर शो द डिफरेंट काइंड ऑफ जो रेड सेल एंटीजेंस है कि वो किस तरह से एंटर हुई है। हमने अभी बात की थी कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स लिंक्ड कुछ हो सकते हैं और कुछ जो है वो प्रोटीन्स, कुछ जो है लिपिड्स के साथ अटैच हो सकती हैं और कुछ एंटीजेंस जो हैं प्रोटीन स्पेसिफिक स्पेशली वो मेम्ब्रेन में या तो सिंगल पास के थ्रू होती है या मल्टी पास या फिर वो किसी ग्लाइकोलिपिड के साथ अटैच होती है। तो ये सिंगल जो फाइबर नज़र आ रहे हैं, ये सिंगल पास है, ठीक है? और ये मल्टीपल जो पास हो रहे हैं मेम्ब्रेन से, ये मल्टी पास इंसर्शन है ऑफ एंटीजेंस इन मेम्ब्रेन, ठीक है? और कुछ जो है वो डिफरेंट वो लिपिड से अटैच हो सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट उनके साथ अटैच हो सकते हैं। इस तरह से इन सब में एंटीजेनिक वेरिएशन आती है, ठीक है? तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा है कि मतलब मेम्ब्रेन रेड सेल मेम्ब्रेन में एंटीजेंस किस तरह से एंटर हो सकती हैं और किस तरह से अटैच होती हैं। ABO antigens and encoding genes. The expression of ABO antigen is controlled by 3 separate genetic loci. लोसाई भी कहते हैं इसको। उसमें क्या क्या है, एबीओ जो है वो लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 9। इसके अलावा जो डिफरेंट जीन्स इसको कंट्रोल कर रही हैं उनमें FUT1 जीन है जिसको एच जीन भी कहा जाता है, एंड FUT2 सेलेनियम SE से इसको शो किया जाता है। ये लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 19, ठीक है? तो ये तीनों, क्योंकि एबीओ किस में आ रही थी, डायरेक्ट में आ रही है कि इनडायरेक्ट में आती है? एबीओ एंटीजन डायरेक्ट जीन प्रोडक्ट में है कि इनडायरेक्ट? कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या कहा था? डायरेक्ट। नो, इनडायरेक्ट। कार्बोहाइड्रेट इनडायरेक्ट है, प्रोटीन डायरेक्ट। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इनडायरेक्ट है। तो एबीओ जो सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये कार्बोहाइड्रेट नेचर में है और ये इनडायरेक्ट है, इसलिए इनको सेपरेट ये जीन्स जो हैं वो रेगुलेट कर रही हैं, ठीक है? अब इसके जो एबीओ सिस्टम की जो स्पेसिफिक एबीओ की जीन है वो क्रोमोसोम 9 पे है। इसके अलावा जो जीन्स कर रही हैं वो एच एंड SE जीन है वो क्रोमोसोम 19 पे है। जीन्स फ्रॉम ईच लोकस आर इनहेरिटेड इन पेयर्स। ऑब्वियसली सारे जीन्स पेयर फॉर्म में, एक मदर से आती है, एक फादर में, और फिर पेयर फॉर्म में जो है वो बच्चे में इनहेरिटेंस में आती है। ईच जीन कोड फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, वो कौन से ग्लूकोसाइल ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स होते हैं मोस्टली, व्हिच अटैच स्पेसिफिक मोनोसेक्राइड ऑनटू प्रीकर्सर डाइसेक्राइड जीन्स, ठीक है? मतलब जो जीन्स हमारी, आगे मैं आपको पूरा बता के फिर आपको इसको क्लियर करती हूँ। अब जो इसमें एच जीन हमारी आती है वो क्या करते हैं, इट गिव्स राइज टू ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, वो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस में आएगा, दैट ऐड एल फ्यूकोज एंड प्रोडक्ट द प्रोड्यूस द एच एंटीजन, ठीक है? वो मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक एल फ्यूकोज ऐड करेगा जिस जो और उस प्रोडक्ट को एच एंटीजन में कन्वर्ट करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ए और बी जीन जो है इनहेरिटेंस में आएंगे, वो क्या करेंगे, they also produce glycosyl transferase which convert these H substance into A and B antigen by the terminal addition of N-acetyl D-galactosamine। अगर वो ऐड करते हैं तो वो A जीन में आएगा, अगर वो D-galactose उस A जीन में ऐड करते हैं तो वो फिर B जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और एबीओ 3 जीन्स हैं बेसिकली, इसमें ओ जीन अगर आ जाती है इनहेरिटेंस में तो उससे क्या होगा, इट डज नॉट इनकोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए फंक्शनल एंजाइम। वो एंजाइम जो ए जीन एच एंटीजन को कन्वर्ट करता है इन एनी अदर एंटीजन, वो एंजाइम जो ओ जीन जो है वो उसका प्रोडक्टिव नहीं होता, वो फंक्शनल नहीं होता है, इसलिए उसमें एच एंटीजन जो है वो किसी फर्दर एंटीजन में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए हम उसको ओ एंटीजन ही कहते हैं। Group O individuals have a deletion at nucleotide 261. It results in a frame shift and premature termination of the translated polypeptide. It produces an enzyme with no catalytic activity. Since the O gene produces an inactive transferase, H substance persists unchanged as group O. ठीक है? अब मैं इसको आप लोगों को एक जो है वो बताती हूँ कि इसमें बेसिकली क्या चीजें जो हैं हमने देखी हैं। बेसिकली जो हमारी जब एच जीन जो है वो आएगी इनहेरिटेंस में तो वो क्या करेगी, उसका जो वो प्रोडक्ट बनाएगी वो स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज जो है एंजाइम बनेगा, जो कि आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो है एंटीजेंस जो हैं
उसको कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करके उस पे एक्ट करेगा और उसको एच एंटीजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो जीन हमारे पास इनहेरिटेंस में आई वो एबीओ सिस्टम की थी। वो क्या करेंगे, वो कोई भी जो अगर ए जीन ए एंटीजन की जो है इनहेरिटेंस में आई है तो वो स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और वो एंजाइम एच एंटीजन जो डेवलप हुई है मेम्ब्रेन में उस पे एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा ए एंटीजन में या फिर बी एंटीजन में, और इस तरह से हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली जो जीन हमारे पास आती है ओ वो क्या होती है, वो जो एंजाइम बनाते हैं वो नॉन फंक्शनल होता है, वो फंक्शनल नहीं होता। अब एक एंजाइम उसका फंक्शनल ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एच सब्सटेंस है मेम्ब्रेन में वो कन्वर्ट ही नहीं होगा टू एनी अदर एंटीजन, जिसकी वजह से उन लोगों में कोई भी एंटीजन अपीयर नहीं होती है उनके आरबीसीज के ऊपर, और उनमें वो एच जो सब एंटीजन है वो अनचेंजेबल ही रहता है, और उन पर्सन को हम फिर ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो है रख देते हैं, ठीक है। समझ आ गई है। मैम अब ये देखो इसमें इनडायरेक्ट क्यों किस तरह से हुआ है कि मतलब पहले एच एंटीजन ए जीन आएगी, ए जीन जो है एच एंटीजन बनाएगा, फिर उस एच एंटीजन को हम ए और बी में वो कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है। मैम ये मेरा बैटरी 2% बढ़ चुका है, लाइट भी नहीं है, अगर चला जाए तो मेरा वो ना लगाना आप सेंड, अगर कहते हो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड करता हूँ अभी। ठीक है। ठीक हाँ है जी मैम, बच्चों, थैंक यू। इस लेक्चर रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक है तो पूछ लो, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप सबको पता होने चाहिए और इम्पोर्टेंट भी हैं, और इसको आपने बुक से भी जरूर पढ़ना है और इस पे अच्छे से जो है स्टडी करनी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पूछूंगी। मैम मतलब जो ठीक है ओ जीन है जी। ये कोई अलग से जीन नहीं है, ये एक्चुअली अगर कोई ऐसी पॉलीपेप्टाइड है जो प्री मैच्योर उसकी हाँ जी, एंडिंग हो बेसिकली जाती उसमें है तो उसको हमने उसकी नेम जीन दिया में होता जो है डिलीशन हो जाती है, ठीक है। वो एक्टिव फॉर्म में ही नहीं रहती वो जीन, ठीक है, जिसकी वजह से उसका कोई फंक्शनल जो है इंजाइम भी डेवलप नहीं होगा। अब वो फंक्शनल इंजाइम डेवलप ही नहीं हुआ तो इस वजह से वो एच एंटीजन जो थी मेम्ब्रेन में उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उनके सेल्स के ऊपर वो स्पेसिफिक कोई भी एंटीजन अपीयर नहीं होती। इसलिए हम उनको, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए हम उसको ओ जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम में रख देते हैं। अगर है। आपने सही होता है। ब्लड ग्रुपिंग की है कभी, तो आपने देखा होगा कि जब हम सिर्फ दो एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं, ए और बी एंटीजेंस को, जी ठीक है, मैम ऐसे और अगर इन दोनों में जो है वो कोई रिएक्शन ना हो तो फिर हम कह देते हैं कि इट्स अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट, ये उसी को इंडिकेट किया गया है कि मतलब जीन ए जीन आती है, ठीक है, जीन प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और वो जो है उसका ओलिगोसेक्राइड चेन के साथ जो है उस पे एक्ट करती है और उसको एच एंटीजन में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये होगी एक हमारे पास जीन। उसके बाद ए और बी जो है वो या वो जो है वो करेगी, और वो जो है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे स्पेसिफिक। ये ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एच सब्सटेंस को जो है, अगर ए है तो वो ए के अकॉर्डिंग उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ऐड करेगी और उसको ए एंटीजन में कन्वर्ट करेगी, और बी जो है उसको स्पेसिफिकली बी एंटीजन में कन्वर्ट कर देगी। वो जो है उसका फंक्शनल एंजाइम, क्योंकि उसकी जीन में जो है वो म्यूटेशन नहीं, बेसिकली इंसर्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका एंजाइम जो है वो नॉन फंक्शनल होता है और वो फिर एच सब्सटेंस को किसी भी एंटीजन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एच सब्सटेंस उनकी सरफेस के ऊपर अनचेंजेबल ही रहता है, इसलिए हम उनको ओ ग्रुप में रख देते हैं। ABO antigens and encoding genes in the extremely rare बॉम्बे फिनोटाइप का आप लोगों को कॉन्सेप्ट होगा, है कॉन्सेप्ट बॉम्बे फिनोटाइप, क्योंकि हमने ब्लड ग्रुप काफी दफा पढ़े होते हैं और उसमें हम सब इसमें ये डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई कॉन्सेप्ट है इसके बारे में तो शेयर करो, नहीं है तो बता दो। मैम नहीं है। नो मैम। ठीक है,
बहुत एक्सट्रीम और रेयर केस होता है ये बॉम्बे फिनोटाइप। उसमें क्या होता है, द इंडिविजुअल्स इज होमोजाइगस फॉर एच एलील ऑफ FUT1, ठीक है, एंड hence cannot form the age precursor of the A and B antigen. These red cells type as group O, but their plasma contains anti-H, anti-A and anti-B, कुछ भी हो सकती है, which are all active at 37 degrees Celsius. Basically इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी प्रोडक्ट जो फर्स्ट जीन है एच एलील, वो होमोजाइगस फॉर्म में जो रिसेसिव फॉर्म है उसकी उस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इस वजह से एज प्रीकर्सर जो है, एज एंटीजन प्रीकर्सर, उसको कन्वर्ट वो प्रॉपरली नहीं बनता, जिसकी वजह से ए और बी एंटीजेंस तो इनहेरिटेंस में आती हैं, लेकिन वो एज प्रीकर्सर जो बनता है मेम्ब्रेन पे उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते ए और बी एंटीजन में, ठीक है। अब हमारी इनहेरिटेंस में तो एंटीजन है, लेकिन वो एज एंटीजन को कन्वर्ट ही नहीं कर पाया ए या बी एंटीजन में, इसलिए हम उसको फिनोटिपिकली ओ कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन उसके सेल्स के ऊपर ए या बी एंटीजन जो है वो उसकी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसकी जो है वो होती हैं, ठीक है। एंटी-एच भी बन जाती हैं, एंटी अगर ए है, ए इनहेरिटेंस में आई है तो वो भी बनेगी, अगर बी एंटीजन थी इनहेरिटेंस में तो बी एंटीबॉडीज जो हैं उसके अगेंस्ट बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको ओ जो है ब्लड ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो जीनोटाइपिक फॉर्म है वो डिफरेंट होती है और उसके अंदर जीन्स होती हैं। तो ऐसी फिनोटाइप को बॉम्बे फिनोटाइप कहा जाता है। और ये फिर इन अगर ऐसा कोई पेशेंट हो, पर्सन हो, तो उसमें सिर्फ बॉम्बे फिनोटाइप पर्सन को ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, अदरवाइज देयर विल बी स्पेयर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। इसको आप एक दफा पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर समझ आएगी, ठीक है। मैम ऐसे ब्लड ग्रुप को नेम कैसे करते हैं? ओ पॉजिटिव कहते हैं या फिर बॉम्बे बोलते हैं? ओ नहीं, मतलब हम क्योंकि कोई पीछे जाता नहीं ना, हम तो अगर रिएक्शन नहीं आएगा तो सिंपली कह देंगे जी ये ए ब्लड ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब ओ ब्लड ग्रुप इसको जब किसी भी ऐसे जो बॉम्बे फिनोटाइप नहीं हो उसका ब्लड ग्रुप सेम ब्लड ग्रुप हम समझ के देते हैं ना, ओ को ओ वाला ही, लेकिन जब हम देते हैं तो उसमें रिएक्शन आ जाता है, तो फिर हम अगर उसकी जाएं हिस्ट्री में, लेकिन ये बहुत रेयर केस है, लेकिन ये हो जाता है, रेयर केस भी ऑब्वियसली होते हैं तो वो रिपोर्ट होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि माइट बी इट विल बी अ केस ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप। सब ग्रुप्स ऑफ द ए एंटीजन। अब हम सबको पता है जी ए एंटीजन है, बस ए ग्रुप है हमारा, लेकिन ए जो एंटीजन है उसके आगे सब ग्रुप्स भी हैं, A1 A2 जो है मोस्ट प्रोमिनेंट दो हैं, A1 और A2। 20% of group A and group AB individuals belong to group A2 and A2B, ठीक है, मतलब जो मेजर उसका जो है, एंड 80% of A1 and group A1B, ठीक है, मतलब A जो है एंटीजन उसके दो वेरिएंट्स हो सकते हैं, A1 और A2। अब 20% जो है वो A2 उनमें होती है और 80% जो है उनमें A1 जो है इसकी सब टाइप वो होती है। These subgroups arise as a result of inheritance of either the A1 or A2 alleles. A2 red cells have fewer A antigen sites than A1 cells. In the plasma of group A2 and group A2B, individuals may also contain anti-A1. Distinction between these subgroups is conveniently made using the lectin deligose, मतलब जब वही ये सारे ब्लड ग्रुप्स किस तरह से हमारे पास डिस्कवरी में आए आफ्टर ए बी और आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम के, मतलब कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप जब किसी को ट्रांसफ्यूज किया जाता था जो कि ए बी ओ कंपैटिबल समझा जाता था और आर एच भी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो है वो आना शुरू हो गए थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी डिस्कवरीज आई कि मतलब इसके आगे फर्दर सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इसके आगे जो है फर्दर और ब्लड ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह से प्रेजेंट फॉर्म में इसी तरह से ए एंटीजन जो है उसकी भी आगे दो सब ग्रुप्स हैं, A1 और A2। अदर सब ग्रुप्स ऑफ ए आर अक्यूरेटली फाउंड A3 और AX, मतलब हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मोस्ट प्रोमिनेंट जो है OA1 और A2 है। ब्लड ग्रुप्स को हम किस तरह से करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो सब ग्रुप उसमें दो हो सकते हैं, A1 या A2। एंटीजेंस उसके रेड सेल के ऊपर कौन सी होगी, ए होगी या A1 होगी,
ठीक है, और उसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी वो कौन सी होंगी, एंटी बी, ठीक है। हमारा जो एंटीजन होती है उसके ऑपोजिट एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में होती हैं, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपकी एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, हाँ जी बेटा, ब्लड ग्रुप्स कभी देखे हैं, कभी पढ़े हैं? नो रिस्पॉन्स। मैम सिंपल ब्लड क्वेश्चन। ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। और एंटीजन कौन सी होगी? मैम एंटीजन ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप ही होता है ना, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हाँ, बी। बिल्कुल, ठीक है। मतलब हमारी जो एंटीजन होती है वो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती है वो उसके ऑपोजिट होती हैं। ये सिस्टम क्यों है, अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों सेम क्यों नहीं रख दिया? इसलिए क्योंकि अगर हमारी सेम एंटीबॉडीज होती तो वो तो एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। अब एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, उसके अगेंस्ट एंटी ए एंटीबॉडीज अपेयर हो अगर होती तो वो तो ए एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाती और इस तरह से सब कुछ खत्म हो जाता। इसीलिए क्या है, हमारी बॉडी जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, अल्लाह ताला ने बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाया हुआ है सब कुछ। इसलिए हमारे सेल्स के ऊपर एंटीजन जो होती है उसके ऑपोजिट एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में अपीयर होती हैं। अगर बी है तो बी एंटीजन होगी ऑब्वियसली, और हमारे जो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज इसके ऑपोजिट ए एंटीबॉडीज होती है ना। अब ए एंटीबॉडीज में दो तरह की अपीयर होती हैं, A1 और A2। ए या उसको हम A1 कहते हैं। ए बी जो है A1 भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, या A2 भी। इसमें जो है इसके वेरिएंट्स एक हो सकते हैं, और बी एंटीजेंस दोनों, मतलब एंटीजेंस होती हैं ए और बी एंटीजेंस, और एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होती। ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती, ठीक है। मतलब एज सब्सटेंस होता है और वो ट्रांसफर उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता किसी भी एंटीजन में, इसलिए इसके जो है सीरम में सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। एंटी A1, एंटी ए हो सकती है, या एंटी A1, एंटी बी, या फिर उसका डिफरेंट वेरिएंट। The A, B, and H antigens are detectable early in fetal life and are not fully developed on the red cells at birth time. The number of antigen sites reaches adult level at around 1 year of age and remains constant until old age when a slight reduction may occur. ठीक है, मतलब बहुत स्टार्टिंग में भी जो है फीटल लाइफ में हम इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन वो फुली डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होती, और अडल्ट फॉर्म में आफ्टर 1 ईयर में जो है वो फुली हम उसको कर सकते हैं डिटेक्ट, और ओल्डर एज में भी ये कम होना शुरू हो जाती हैं, या इनमें जो है रिडक्शन होना शुरू हो जाती है। ABO antibodies, NTA and NDB, these are naturally occurring antibodies, मतलब ये naturally हमारी बॉडी में है, हम किसी और तरह से इंड्यूस नहीं करते इसको। In the absence of corresponding antigens appear in first few months of life in response to ABH-like substance like in diet or environment, or what is the system of Allah Ta'ala, कि वो किस तरह से हमारी बॉडी में अपीयर होती है। मोस्टली ये कंसीडर किया जाता है कि ए एंटीजन होगी तो उससे मिलती जुलती जो है चीज़ें हमारी डाइट में होती हैं, या वो फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उस हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। Hyperimmune NTA and NDB, they are less frequent, may occur in group O mothers and can cause hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn का पता है आप लोगों को? हाँ जी, hemolytic disease of newborn पढ़ा है आपने? ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है ये तो एक। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हम इसको फर्दर डिटेल में भी पढ़ना है, हमने इसका टॉपिक उसमें ही करेंगे। अदरवाइज ओ जो है ओ ब्लड ग्रुप में मोस्टली ये जो है कॉज हो सकता है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। The clinical importance of a blood group system. Clinical importance of blood group system is due to the capacity of alloantibodies to cause destruction of transfused red cells. ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में कोई और रेड सेल आए और हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज थी, तो उस वजह से उनका रिएक्शन होगा और वो हिमोलिसिस हो जाएंगे।
to cross the placenta and give rise to hemolytic disease in the fetus or newborn. This depends upon frequency of the antigen and the alloantibodies and the characteristics of the alloantibody. Alloantibodies क्या होती हैं? हाँ जी बेटा, alloantibodies क्या होती हैं? एक होती है टर्म ऑटो एंटीबॉडीज। जी मैम। हाँ जी, क्या कौन बताने लगा था? एलो एंटीबॉडी पर्सन की डिफरेंट है। बेसिकली एक हमारी होती है ना, जो हमारी अपनी बॉडी का पार्ट होती है, वो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं। एलो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जो ऑपोजिट होती हैं। मैम जो ठीक है, ट्रांसफ्यूजन होती है ब्लड की उसके थ्रू होती है मैम, जो ब्लड की हम्म, ट्रांसफ्यूजन की तरह। हाँ जी, तो ये जो हमारे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हम किसी भी डोनर में आते हैं, तो उसका डिपेंड करता है कि वो कितनी फॉर्म में, किस फ्रीक्वेंसी के साथ हमने उसमें एंटीजेंस जो है ट्रांसफ्यूज किए या फिर एलो एंटीबॉडीज ट्रांसफ्यूज किए हैं जो उसकी बॉडी से डिफरेंट थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द या फिर इनको अननोन हो कैरेक्टरिस्टिक्स सकते हैं, जी, कुछ अननोन एंटीजेंस के एंटीबॉडीज मतलब होती है नॉट हमारी फ्रॉम द बॉडी में। सेम बॉडी। ठीक है, दूसरी बॉडीज की एंटीबॉडीज अगर हमारी बॉडी में आती है तो उन एंटीबॉडीज को एलो एंटीबॉडीज कहा जाता है। अननोन नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली वो उनमें डिटेक्टेबल है। या फिर ओके। सेकंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किस पे डिपेंड कर सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलो एंटीबॉडीज क्या है। ठीक है, अब एलो एंटीबॉडीज की भी आगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो किस टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, उनके जो है क्लास कौन सी है, वो उनकी एबिलिटी कितनी है कि वो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा अगर किसी में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलो एंटीबॉडी में क्या आएंगी? थर्मल रेंज के वो किस टेम्परेचर पे एक्ट कर रही है, immunoglobulin class, our ability to fix complement. ABO and RH system are of major clinical importance. Why? Because NTA and NTB are naturally occurring, can cause severe intravascular hemolysis after an incompatible transfusion. ठीक है, दो तरह के हेमोलिसिस वैसे होते हैं, इंट्रावेस्कुलर भी होता है और एक्स्ट्रावेस्कुलर भी होता है। और इनमें जो इंट्रावेस्कुलर जो है मोस्टली हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाते हैं जो फॉरेन से स्टार्ट हो जाते हैं। The Rh-D antigen is the most immunogenic red cell antigen after A and B. It is capable of stimulation anti-D production after transfusion and pregnancy in the majority of Rh-D negative individuals. ठीक है, मतलब क्यों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये मोस्ट एक तो कॉमन है और नेचुरली अकरिंग है और ये मोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो हैं इनकी वजह से होती हैं। सबसे ज्यादा ए बी ब्लड ग्रुप और उसके बाद जो है RH सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स के मतलब इनमें इम्यून डिस्ट्रक्शन किस तरह से होती है? अगर ट्रांसफ्यूजन जो इनकम्पैटिबल जो है हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करें, immune mediated hemolysis of red cell depends upon the immunoglobulin class of the antibody, and for all practical purposes antibodies directed against red cell antigens are either IgM or IgG or both. मतलब यहाँ तो उनकी क्लास कौन सी है, आईजीएम फॉर्म की है या आईजीजी फॉर्म की है। और जो हम मोस्टली कमर्शियली जो हमारे पास जब हम ब्लड ग्रुप जो है ऐड वो करते हैं, ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करते हैं, तो वो जो वाइल्स होती हैं हमारे पास वो बेसिकली कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, हम उनको ब्लड ग्रुप में सीरम में जो है रेड सेल के अंदर या होल ब्लड लेके उसमें ऐड करते हैं, तो अगर वो स्पेसिफिक एंटीजन होगी तो वो उन एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो इस तरह से हम उसको, अगर ए एंटीबॉडीज वाले में जो है रिएक्शन हुआ है तो उसका जो है ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली उसके ऊपर एंटीजन कौन सी थी, ए एंटीजन थी, इसलिए वो ए एंटीबॉडीज के साथ रिएक्ट कर गए। तो वो बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं जो हमें कमर्शियली प्रिपेयर्ड मिलती हैं और वो आईजीएम और आईजीजी किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। द एबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडी टू बाइंड कम्प्लीमेंट, सेकेंड फैक्टर क्या है कि वो एंटीबॉडी कम्प्लीमेंट को कितना एक्टिवेट कर सकती है। कुछ एंटीबॉडीज जो है वो कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, और कुछ जो है वो करती हैं बट इतनी ज्यादा एक्सटेंट में नहीं करती। तो जितना कोई एंटीबॉडी ज्यादा कम्प्लीमेंट को बाइंड कर सकती है उतना सीवियर इम्यून रिएक्शन या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप होगा। Interaction with the reticuloendothelial system, mononuclear phagocystic system.
ठीक है, मतलब जो एमपी सिस्टम है आप या फेगोसिस्टिक सिस्टम जो है मोनोसिटिक जो आपका सिस्टम है, फेगोसिटिक सिस्टम है, जो सेल्स फेगोसिटिक सेल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन कैसा है एंटीबॉडीज का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेगोसाइट पार्टिसिपेटिंग इन इम्यून हेमोलिसिस इज द मैक्रोफेजेस predominantly in the spleen। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली एंटीबॉडीज की इम्यून डिस्ट्रक्शन किस तरह से होगी वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ये हेमोलिसिस दो तरह से हो सकती है, इंट्रावेस्कुलर या फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर किस तरह से होगी, if there is complement components जो हैं complement basically proteins होती हैं, ये C1 to C9 binds sequentially from membrane attack complex। membrane attack complex जो है वो इसमें अगर complement system activate होता है तो वो फिर membrane attack complex जो है वो generate करता है। It is the characteristics of IgM antibodies, but some IgG antibodies can also act as hemolycins। hemolycins क्या होते हैं, वो जो कि RBCs की ब्रेक डाउन कर सकती हैं। Red cells are typically destroyed by intravascular complement lysis in ABO incompatible transfusion reaction। ठीक है, मतलब जो है इनमें अगर ABO जो है उसका इनकम्पैटिबल दे दिया जाए, मतलब A ब्लड ग्रुप है पेशेंट का, उसको गलती से B हो गया है, ठीक है, तो उसमें मेजर स्फीयर रिएक्शन आएगा और उसमें फिर इंट्रावेस्कुलर हेमोलिस स्टार्ट हो जाएगी। और इस क्यों इंट्रावेस्कुलर हेमोलिस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो मोस्टली एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो आईजीएम फॉर्म की होती हैं और वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बहुत फिक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और एंटीबॉडी का प्रोडक्ट जो है वैसे हीमोलाइसिन एक्ट करती हैं और आरबीसी की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। Red cells are typically destroyed by intravascular complement lysis। Most other alloimmune red cell destruction is extravascular and mediated by the MP system। ठीक है, अगर complement system activate होगा तो intravascular hemolysis स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर जो है हमारा MP सिस्टम एक्टिवेट होता है, फेगोसिटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो फिर हमारा एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस स्टार्ट होता है। Red cell autoantibodies may also cause intravascular lysis, IgG autoantibody of PCH, some autoantibodies of the cold hemagglutinin syndrome वो cause कर सकती हैं extravascular hemolysis। Complement mediated intravascular lysis may also occur in drug induced immune hemolysis। ठीक है, ड्रग इंड्यूस जो है वो भी इम्यून हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाता है। Extravascular hemolysis। Hemolysis by MP system or phagocytic system is characteristic of IgG antibodies, occurs predominantly in the spleen, caused by non-complement binding IgG antibodies. Macrophages have FCY receptors for cell-bound IgG। Sensitized red cells may be wholly phagocytosed। ठीक है, मतलब जो सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, जिनके ऊपर आईजीजी एंटीबॉडीज अटैच हो जाती हैं, वो या तो कम्प्लीटली फेगोसाइटोज कर लिए जाते हैं बाय आर फेगोसिटिक सेल्स, या फिर लूज पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, उसके कुछ मेम्ब्रेन का पार्ट जो है वो इनकल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सर्कुलेशन में जो है ऐसे माइक्रोस्फेरोसाइट्स जो हैं वो सर्कुलेट करेंगे। Spherocytes are less deformable, get readily trapped in the spleen than normal red cells। तो जो स्फीरोसाइट्स होते हैं, अगर हमारी स्प्लीन नॉर्मली फंक्शन कर रही है तो वो उसको ऐसे एब्नॉर्मल सेल लेती है और फिर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। Antibody dependent cell mediated toxicity also contribute to cell damage during the close contact with the splenic macrophages। Red cells are destroyed external to the monocyte membrane by lysosomal enzymes created by the monocytes। Now the factors affecting the interaction between sensitized cells and macrophages include IgG सबक्लास। अब IgG जो है हमने उस दिन भी कहा था कि इसकी 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, IgG 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो फेगोसाइटोसिस होगा या एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होगा, ये डिपेंड करेगा आगे कि IgG की कौन सी क्लास जो है वो बनी हुई थी या कौन सी सब क्लासेस की आई थी। IgG1 and IgG3 antibodies have a higher binding affinity to mononuclear FCY receptor, जो उसका
FC मतलब जो उसका जो है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग पार्ट होता है जो एंटीबॉडी का, उसको FCY रिसेप्टर्स कहते हैं। देन IgG2 एंड IgG4, ठीक है, मतलब IgG1 और IgG3 जो है अगर सब क्लास होगी तो ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन कर सकती है एज कम्पेयर टू IgG2 एंड IgG4। एंटीजन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इसके अलावा जितने ज्यादा एंटीजन जो है बॉडी में इंड्यूस हुए हैं उतना ज्यादा रिएक्शन आएगा। इट इफेक्ट्स द नंबर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बाउंड टू सेल सरफेस, ठीक है, मतलब जितने ज्यादा एंटीजन हमारी बॉडी में आएगी फॉरेन, उतनी ज्यादा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, वो ज्यादा उन सेल्स के ऊपर अटैच होंगी और उनका ज्यादा जो है वो फेगोसिटिक रिएक्शन स्टार्ट होगा। फ्लूइड फेस IgG के फ्लूइड में कितनी फॉर्म में जो है IgG एंटीबॉडीज जो बनी है वो फ्लूइड में कितनी है। सीरम IgG concentration is a determinant of FC dependent MP function. Normal levels of IgG block the adherence of sensitized red cells of to FC receptor. Heme concentration within the splenic sinusoids, a major factor in minimizing this effect in vivo. Regulation of macrophage activity, वो किस तरह से रेगुलेट करते हैं डिस्ट्रक्शन को। Cytokines are now known to be important in the upregulation of macrophages receptors. Interferon gamma enhance macrophages phagocytic activity by increasing the expression of FcYR1. ये मैक्रोफेजेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली कुछ, जिनके थ्रू वो एंटीबॉडी के साथ अटैच होते हैं, जो एंटीबॉडी सेंसिटाइज। अब सेंसिटाइज सेल्स क्या होते हैं, पहले तो मुझे ये आप लोग बताओ, सेंसिटाइज सेल्स का क्या मतलब है? जो स्पेसिफिक चीज के लिए सेंसिटिव होता है उसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है। मतलब जो है एक फॉरेन एंटीजन आ गई हमारे, ए भी हो गई, अगर ए है और बी पेशेंट जो है, या कोई RH सिस्टम का जो है इनकम्पैटिबिलिटी है, तो वो रेड सेल्स जो हमारी बॉडी में आएंगे वो एज ए फॉरेन कंसिडर किए जाएंगे, या वो एंटीजन एज ए फॉरेन कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो या जो पहले हैं इसके अलावा और एंटीबॉडीज जो है बनेंगी, ठीक है। अब अगर वो IgG फॉर्म की एंटीबॉडीज हैं तो वो क्या करेंगी, उन सेल्स के ऊपर जिनके में फॉरेन एंटीजन है उनके ऊपर अटैच हो जाएगी। जब सेल्स के ऊपर एंटीबॉडीज अटैच हो जाती हैं तो उन फॉरेन सेल्स को सेंसिटाइज्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये अटैचमेंट इससे क्या होगा कि वो सेल्स जो हैं इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे बाय फेगोसिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस जो हैं हमारे, और वो फिर इन सेल्स को जल्दी से इनगल्फ कर लेंगे और फिर इनकी ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। अब ब्रेक डाउन वो अपने एंजाइम्स के थ्रू कर सकते हैं, अपने डिफरेंट साइटोकाइंस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर वो पार्ट उनका एक रिमूव कर देते हैं और फिर स्प्लीन उनको रिमूव कर देती है बॉडी से, ठीक है। तो इस तरह से ये सिस्टम है बेसिकली। The rate of immune destruction is therefore determined by antigen and antibody characteristics and also level of activation of the monocytic phagocytic system. ये दोबारा से उसी को बताया गया एक दफा कि ग्रुप A है तो उसमें जो है एंटीजन A होगी और एंटी B होगी। ग्रुप B है तो उसमें जो है एंटीबॉडी जो है A होगी और B एंटीजन होगी। ABO है तो उसमें दोनों एंटीजेंस होंगी और एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होंगी, और ग्रुप O है तो उसमें एंटीबॉडी सारी होंगी लेकिन एंटीजन कोई नहीं होगी। So this is your lecture. Any question? हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? नो मैम। इसको आप लोग नो मैम, इट वाज इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बिकॉज दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और बीइंग मेडिकल फील्ड और लैब टेक्नोलॉजिस्ट, आपको इन सारी चीज़ों का जो है अच्छे से पता होना चाहिए, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं अगली चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो आप लोग इनको इधर से भी पढ़ेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे। अगर किसी के पास देसी है आप लोगों के पास प्रैक्टिकल बुक ही होती है देसी भी, आई थिंक सो रिकमेंडेड बुक्स में जो उसका नेम है, अगर
में है आपके पास देसी, तो उससे आप ये टॉपिक पढ़ो तो ये बहुत ही अच्छे से उस पर लिखा हुआ है, वो समझ आ जाता है मैम मोनिका भी कैसे पढ़ना। रिकमेंड की हुई थी मैम ने। जी, मोनिका लेकिन उसमें ना ये कॉन्सेप्ट नहीं, मोनिका बेसिकली इट्स टोटली अबाउट लैब प्रैक्टिकल्स, ठीक है। प्रैक्टिकल्स क्या है हमारे इस बेस पे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसमें इस ये वाला कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर आपने इसको क्लियर करना है तो आप देसी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट अब तो साइट्स हैं उनमें से जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है नेक्स्ट लेक्चर। मैं आप सबसे ओके पूछूंगी इस सब के बारे में। ठीक है। मैम जो बता रही हैं आप बुक, वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं होगी अवेलेबल कहीं पे? हो सकती है अवेलेबल, आई थिंक सो। मैं अभी अपने पास देखूंगी, अगर नहीं तो मैं लाइब्रेरी से जो है वो पता करवाती हूँ, अगर उनके पास हुई तो फिर मैं आप लोगों को जो है शेयर कर दूंगी आप लोगों को। यस मैम, क्योंकि इधर कश्मीर में अब जो है सॉफ्ट कॉपी भी क्या हार्ड कॉपी भी नहीं मिल सकती, इधर से तो वैसे ही नहीं अवेलेबल बुक्स। कहाँ से हार्ड यूनिवर्सिटी कॉपी करने मिलती? मैम इधर ऐसा तो नहीं कश्मीर है। से नहीं मिलती मैम, इधर अच्छा, कश्मीर से नहीं मिलती, और में तो है। चले उसमें इसके अलावा अगर ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि मेरे पास बुक नहीं थी तो मैं पढ़ नहीं सका, अगर आप लेक्चर अच्छे से पढ़ोगे या आपने डिफरेंट वो तो वो कर लेंगे मसला नहीं, करोगे, वैसे सर्च एक्चुअल मतलब करोगे पढ़ने डिफरेंट की थी चीजें, मैम। तो वो आप लोग कर सकते हो। उतनी देर मैं देख लूंगी बुक, अगर मेरे पास हुई लाइब्रेरी से उसकी सॉफ्ट कॉपी मिली तो फिर मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। ओके मैम, इंशाल्लाह। मैम बुक का नाम रिपीट कर दीजिएगा। देसी के नेम से जो है इसको कहा जाता है, देसी बेसिकली इसका राइटर है, और डेसी एंड लेवाइस प्रैक्टिकल हेमाटोलॉजी है बेसिकली इसका फुल नेम। प्रैक्टिकल हेमाटोलॉजी बाय डेसी एंड लेवाइस। इसमें ये ही कुछ चीजें पढ़ने वाली हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड बुक है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसमें बहुत जो है अच्छे से एक्सप्लेन हुआ हुआ। आप लोग किसी और से भी बुक से देख सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो किसी भी बुक से जो है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाए आप लोग पढ़ लेना। आई एम नॉट मेकिंग इट कंपल्सरी कि आपने सिर्फ डीसी से पढ़ना है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बस आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ओके मैम। मैम वो लास्ट क्लास में मैम बताया था ये मसला था, मतलब बेसिक का समय मैं डैडी के साथ था हॉस्पिटल में, तो उस वजह से जी नहीं जी, मैम। मैंने लास्ट टाइम भी आपने सुन लिया था शोएब। आज आपने मैम कहा था कि मैंने 6 बच्चे जो थे प्रेजेंट मैंने उनकी लगाई थी, मैंने बाकी सब अगर क्या? आपने अपनी अटेंडेंस देखी हो तो आपको पता चल जाए। मैम मैंने भी लास्ट टाइम क्लास पे टाइम पे ज्वाइन की थी, लेकिन उस दिन मेरी अटेंडेंस लगी हुई थी, लेकिन आज वो एब्सेंट लगी हुई है। क्योंकि मैंने चेंजेस उस दिन हुई नहीं थी, वो सिस्टम का कुछ हुआ था, मैंने आज ही बेसिकली मार्क किया है वो लास्ट वाली अटेंडेंस। वो लास्ट वाली जो तो मैं एब्सेंट लगी, ही नहीं, हाँ जी, वो सबकी लगी हुई है जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। मैम मैंने लेट नहीं ज्वाइन किया था। हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने 12:40 पे जो है वो कर लिया था रिकॉर्ड। विद इन टाइम ज्वाइन किया था। बेटा 12:40 इज नॉट योर टाइम, 12:30 इज योर टाइम, विद इन टाइम, ठीक है। लास्ट क्लास की तो सबकी वो जो भी लेट थे उनकी अपनी मार्क होगी। नेक्स्ट आप लोग जो है इसको मेक श्योर कि आप लोग टाइम पे ज्वाइन करो। अच्छा, आज की अटेंडेंस में बोल रही हूँ, अहमद फारूक, अहमद फारूक नहीं, नो, अरशद अली, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। हसन हमजा शाहिद, नो, इसरा अब्दुल्ला, प्रेजेंट मैम। कायनात इकबाल, लाइबा इजाज, प्रेजेंट। लाइबा नईम,
मोहम्मद अरसलान यासीन, मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद खलीक, प्रेजेंट। मोहम्मद मौजली चला गया है। मैम मेरा नाम मैंने बोला इंटरनेट था इशू टाइप नहीं। इंटरनेट इशू मैम, इसीलिए आवाज शाहिद डिस्कनेक्ट हो जाती है। रशीद, ठीक है मैंने देख लिया था आपको। शाहिद रशीद, मोहम्मद जुबैर, प्रेजेंट। मोहम्मद आहद, रामीन महमूद, प्रेजेंट मैम। सलाहुद्दीन, प्रेजेंट मैम। शिराज मुस्तफा, प्रेजेंट मैम। शोएब अहमद। प्रेजेंट मैम। ठीक है, अच्छा अब 2 लोगों का क्विज है आज, ठीक है, शिराज मुस्तफा और खलीक। यस मैम। मैम क्विज की ईमेल तो नहीं। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था थर्सडे को होगा, लेक्चर के बाद। 2:30 मैम तक मैं आपको सेंड कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी जी मैम। शिराज। जी मैम आप क्विज मैम अभी कर दें सेंड, उसके बाद फिर एक और क्लास। 2:30 is the timing। शिराज आपका क्या मसला है? मैम नेट चला गया मैम। क्विज कितने बजे मैम बता रही 2:30 थी पे आप? मैं आपको सेंड करूँगी। 2:30 LMS पे होगा मैम? मैं आपको ईमेल कर देती हूँ आप दोनों को, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज।